यह मैं अति ये नहीं सुनाओगे अनस्य है कि राजकुमार हेनरी का नाम खोज के युग के महान प्रवर्तक के रूप में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्हें अक्सर द नेविगेटर या नेविगेटर राजकुमार के नाम से जाना जाता है। हालांकि वे स्वयं कभी किसी महान लंबी समुद्री यात्रा पर नहीं गए थे। उनका जन्म 4 मार्च 1838 और वे पुर्तगाल के राजा जॉन प्रथम और रानी फिलिपा के तीसरे पुत्र थे। हेनरी का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां शौर्य, धर्म और शिक्षा का बहुत महत्व था। शाही परिवार से थी ने अपने बच्चों में बौद्धिक जिज्ञासा और अनुशासन के बीज बोए। युवावस्था में ही हेनरी ने राजनीति और युद्ध कला में गहरी रुचि दिखाई, जो उस समय के राजकुमारों के लिए स्वाभाविक था। उन्होंने अपने पिता और भाइयों के साथ सेउटा के विजय अभियान में भाग लिया। सेउटा उत्तरी अफ्रीका में एक समृद्ध मुस्लिम व्यापारिक केंद्र था। अनाज से सोने और मसालों का व्यापार होता था। इस अभियान की सफलता ने हेनरी की आंखों को दुनिया के अज्ञात कोनों की ओर खोल दिया। उन्होंने अफ्रीका के भीतरी इलाकों से आने वाले धन और व्यापार मार्गों के बारे में कहानियां सुनी। उन्हें यह भी पता चला कि सहारा रेगिस्तान के पार कहीं प्रेस्टर जॉन नामक एक शक्तिशाली ईसाई राजा का राज्य हो सकता है। हेनरी का एक प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ना और सीधे उन स्रोतों तक पहुंचना था जहां से सोना आता था। वे ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहते थे और इस्लाम की शक्ति को कम करने के लिए सहयोगियों की तलाश कर रहे थे। पुर्तगाल लौटने के बाद उन्हें ऑर्डर ऑफ क्राइस्ट का प्रशासक नियुक्त किया गया, जो एक शक्तिशाली धार्मिक और सैन्य संगठन था। इस पद ने उन्हें अपनी अन्वेषण योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए विशाल संसाधन प्रदान किए। हेनरी ने पुर्तगाल के दक्षिणी तट पर स्थित सागरेस में अपना निवास बनाया, जो अटलांटिक महासागर की ओर एक रणनीतिक बिंदु था। हालांकि आधुनिक इतिहासकारी इसे एक औपचारिक स्कूल के बजाय विद्वानों और नाविकों के एक अनौपचारिक समूह के रूप में देखते हैं। हेनरी ने यूरोप भर से सर्वश्रेष्ठ कार्टोग्राफरों, खगोलविदों और पायलटों को सागरेस में आमंत्रित किया। उनका उद्देश्य नेविगेशन की कला को वैज्ञानिक बनाना था, ताकि जहाज खुले समुद्र में सुरक्षित यात्रा कर सके। नाविक मुख्य रूप से तटीय रेखाओं के सहारे चलते थे और खुले सागर में जाने से डरते थे। हेनरी से में पुर्तगालियों ने कैरवल नामक एक नए प्रकार के जहाज को विकसित और परिष्कृत किया। कैरवल जहाज अपनी त्रिकोणीय पाल और उथले तल के कारण हवा के विपरीत भी चलने में सक्षम थे। यह नवाचार महत्वपूर्ण था, क्योंकि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं चलती थी, जिससे वापसी यात्रा कठिन होती थी। हेनरी के नाविकों ने मदिरा द्वीप समूह की खोज की, जो अटलांटिक महासागर में स्थित था। हेनरी ने तुरंत मदिरा के उपनिवेशीकरण का आदेश दिया और वहां अंगूर और गन्ने की खेती शुरू करवाई। समय बाद पुर्तगाली नाविकों ने अज़ोरेस द्वीप समूह की खोज की। इन द्वीपों की खोज ने पुर्तगाल को अटलांटिक महासागर में रणनीतिक आधार प्रदान किए, लेकिन हेनरी का मुख्य लक्ष्य अफ्रीका के तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ना था। यूरोपीय नाविकों के लिए केप बोजारोर एक भयानक मनोवैज्ञानिक बाधा थी। यह माना जाता था कि इस बिंदु से आगे समुद्र उबलता है। लोग समय और कोई वापस नहीं लौटता। हेनरी ने शब्दसाजी से के बीच
केप बोजारोर को पार करने के लिए कमाल अभियान भेजे, लेकिन सभी असफल रहे। नाविकों का अंधविश्वास और डर इतना गहरा था कि वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अंततः हेनरी ने गिल इनेस नामक अपने एक वफादार स्क्वायर को भेजा और उसे किसी भी कीमत पर केप पार करने का आदेश दिया। गिल इनेस ने डर को जीतकर अपने जहाज को पश्चिम की ओर गहरे समुद्र में मोड़ा और केप बोजारोर को पार कर लिया। जब उन्होंने देखा कि समुद्र शांत है और कोई राक्षस नहीं है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। के तौर पर गिल इनेस अपने साथ सेंट मैरी गुलाब नामक एक पौधा लेकर वापस लौटे, जो उन्होंने उस तट पर पाया था। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने नाविकों के मन से अंधविश्वास के डर को खत्म कर दिया। इसके बाद बैचलर हेनरी की जहाज हर साल अफ्रीका के तट के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते गए। नोनो ट्रिस्टाओ और एंटाओ गोन्साल्वेज ने रियो डी ओरो सोने की नदी के क्षेत्र तक पहुंच बनाई। वे अपने साथ पहले अफ्रीकी बंदियों और सोने की धूल लेकर पुर्तगाल लौटे। यह अटलांटिक दास व्यापार की एक दुखद शुरुआत थी। की शताब्दियों में बहुत बढ़ गए। हेनरी ने इस व्यापार को उचित ठहराया, यह मानते हुए कि इन लोगों को ईसाई बनाकर उनकी आत्माओं को बचाया जा रहा है। पोप ने भी हेनरी के प्रयासों का समर्थन किया और उन्हें खोजे गए नए क्षेत्रों पर विशेष अधिकार प्रदान किए। खोज आगे बढ़ी। मिर्च और सोने की अधिक मात्रा मिलने लगी। हेनरी ने इन अभियानों के नक्शे और लॉगबुक्स को बहुत गुप्त रखा ताकि अन्य यूरोपीय शक्तियां उनका लाभ न उठा सके। हेनरी के भाई रीजेंट पेड्रो ने उन्हें बोजारोर के दक्षिण में नेविगेट करने का एकाधिकार दिया। इसका मतलब था कि कोई भी अन्य जहाज उनकी अनुमति और कर का भुगतान किए बिना वहां नहीं जा सकता था। डेनिस डायस ने केप वर्डे अनांतरीप की खोज की, से जो रेगिस्तान के अंत और वनस्पति की शुरुआत का प्रतीक था। यह खोज महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने साबित कर दिया कि सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में उपजाऊ भूमि थी। पुर्तगाली जहाजों ने सेनेगल और गाम्बिया नदियों का पता लगा लिया था। हेनरी ने वेनिस के खोजकर्ता अल्विस काडामोस्टो को भी अपनी सेवा में लिया। काडामोस्टो ने केप वर्डे द्वीप समूह के और अधिक द्वीपों की खोज की और गाम्बिया नदी के क्षेत्र का विस्तृत वर्णन किया। पुर्तगाली खोजकर्ता सिएरा लियोन तक पहुंच चुके थे। घरेलू राजनीति में भी हेनरी सक्रिय थे, हालांकि वे हमेशा अन्वेषण को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने तंजियर पर कब्जा करने के लिए एक विनाशकारी अभियान का नेतृत्व किया। यह अभियान बुरी तरह विफल रहा और उनके छोटे भाई फर्डिनेंड को बंधक बना लिया गया। मोरो ने फर्डिनेंड की रिहाई के बदले सेउटा शहर वापस मांगा, लेकिन हेनरी और पुर्तगाली दरबार ने इनकार कर दिया। फर्डिनेंड की कैद में ही मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें स्थिर राजकुमार के रूप में शहादत का दर्जा मिला, लेकिन हेनरी को जीवन भर इसका पछतावा रहा। हेनरी ने अन्वेषण के अपने प्रयासों को कभी धीमा नहीं होने दिया। उन्होंने लागोस में एक फेटोरिया व्यापारिक चौकी की स्थापना की, जो अफ्रीकी व्यापार का केंद्र बन गए। हेनरी ने लिस्बन विश्वविद्यालय को भी समर्थन दिया और खगोल विज्ञान और गणित के अध्ययन को बढ़ावा दिया। वे बहुत ही धार्मिक और तपस्वी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और कभी शादी नहीं की। वे अक्सर खुरदरे कपड़े, हेयर शर्ट पहनते थे और उपवास करते थे, यह मानते हुए कि उनका काम ईश्वर की सेवा है। उन्होंने अपना अधिकांश समय सागरेस में ही बिताया, समुद्र और सितारों को देखते हुए।
यह 70 वर्ष की आयु में सागरेस में ही उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय तक थे पुर्तगालियों ने मदिरा, मध्येश, अजोरिस और केप वर्डे द्वीपों का उपनिवेशीकरण कर लिया था। उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट का 18 मील से अधिक का मानचित्रण करवा दिया था। हेनरी को बाटाला मठ में फाउंडर्स चैपल में दफनाया गया। उनकी कब्र पर उनका आदर्श वाक्य टैलेंटिबियन फेरे से ही लिखा है, जिसका अर्थ है अच्छा करने की भूख या अच्छा करने का प्रयास। हेनरी का असली प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद के दशकों में पूरी तरह से महसूस किया गया। उनके द्वारा स्थापित नींव ने ही बार्थोलोम्यू डियास को केमासाइडर में केप ऑफ गुड होप तक पहुंचाया। इसी ज्ञान के आधार पर वास्को डी गामा ने से समुद्री मार्ग की खोज की और इसी परंपरा ने पेड्रो अल्वारेस कैब्राल को 35 मिनट्स में ब्राजील की खोज करने में सक्षम बनाया। राजकुमार हेनरी ने यूरोप को मध्ययुगीन अलगाव से बाहर निकाला और वैश्वीकरण के पहले युग की शुरुआत। उन्होंने समुद्र को एक बाधा के बजाय एक रास्ते के रूप में देखने का दृष्टिकोण दिया। उनके प्रयासों ने नेविगेशन विज्ञान, जहाज निर्माण और कार्टोग्राफी में क्रांति ला दी। हालांकि उनके साथ दास व्यापार की काली छाया भी जुड़ी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक दूरदर्शी के रूप में उनका स्थान निर्विवाद है। उन्होंने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। लिस्बन में पाद्राओ डॉस डेस्कुब्रिमेंटोस खोजों का स्मारक पर उनकी प्रतिमा सबसे आगे खड़ी है, जो नदी की ओर देख रही है। यह स्मारक उनकी नेतृत्व क्षमता और पुर्तगाल के स्वर्णिम युग का प्रतीक है। आज हेनरी जी से अनजाए और हंसयाना से यह तक के साहस और अन्वेषण की मानवीय भावना का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान की प्यास और सीमाओं को पार करने की इच्छा ही मानव प्रगति का आधार है। उसने न केवल पुर्तगाल बल्कि पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। सागरेस की हवाओं में आज भी उनके सपनों और उनकी दृष्टि की गूंज महसूस की जा सकती है। तो कभी खुद नाविक नहीं बने, लेकिन जिन्होंने दुनिया को नाविकों से भर दिया। उनका नाम हमेशा उन लोगों को प्रेरित करता रहेगा जो क्षितिज के पार देखने का साहस करते हैं। इतिहास वे हमेशा उस व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जिसने महासागरों के ताले खोले